Hey guys, my name is Zahra. This is my next video in Calculus 2. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलकुलस 2 की आउटलाइन का, कि उसकी आउटलाइन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट। फर्स्ट आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जिनमें से मैंने एक टॉपिक को पकड़ा था और उससे रिलेटेड मैं कुछ एप्लीकेशंस करवा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 एग्जांपल्स करवाई थी आपको। उसमें इंटीग्रेशन टेक्निक्स में किस तरह हम कोई इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं वो सिखाया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह की फॉर्म में करेंगे, और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई है तो उसके अंदर हमने किस तरह फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, किस तरह रिप्लेसमेंट करनी है, वो सब मैंने बताया था। आज हम करेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें, ताकि आपको इस वीडियो का आइडिया हो जाए। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। इंटीग्रल 0 π/4 √1 प्लस cos 4x dx। यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स आ गई। लिमिट्स इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल आइडेंटिटी आ गई है। तो एंगल आइडेंटिटी के लिए लिमिट्स ज़रूरी होती हैं। हम देखते हैं कि कौन सा एंगल कौन से पीरियड में पॉजिटिव है, कौन से पीरियड में वो नेगेटिव है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिमिट्स दी गई हैं 0 से π/4 की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको आप गौर करें तो हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हम इसके ऊपर लगा सकें। अगर हम इसका इंटीग्रल लेते भी हैं तो ये कहाँ जाके ख़त्म होगा हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एंगल है तो एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो हमें पता है वी हैव एन आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। cos square थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, मैथमेटिक आइडेंटिटी, जो कि डबल एंगल आइडेंटिटी कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा अगर cos का स्क्वायर है तो इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। एंगल डबल हो गया डिवाइडेड बाई 2। इसको यूज़ करते हुए हम कुछ ऐसी फॉर्म बनाएंगे। कैसे? 2 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये कुछ इस जैसी लगने लग गई है। यहाँ पे क्या है 2 थीटा, यहाँ पे क्या है 4x। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे 2 थीटा हमें चाहिए 4x, तो हम अगर थीटा को रिप्लेस करते हैं, थीटा की जगह अगर हम 2x पुट कर दें, जहाँ जहाँ थीटा है इधर इस स्टेटमेंट के अंदर, अगर वहाँ हम थीटा की जगह 2x कर दें तो शायद हमारे पास ये वाला आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह कर देंगे 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस cos 4x किसके इक्वल, 2 cos स्क्वायर 2x के इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास 1 प्लस cos 4x की जगह हम 2 इंटू cos स्क्वायर 2x लगा सकते हैं। इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई ये। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और इसको इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। जब हम पुट करेंगे 0 π/4 √1 प्लस cos 4x dx इक्वल टू 0 π/4 2 cos स्क्वायर 2x अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। 2 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर 2x एक वेरिएबल का काम दे रहा है। तो हम अंडर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 0 π/4 √2 इंटू अंडर रूट cos स्क्वायर 2x। अब अंडर 2 यहाँ पे कांस्टेंट का काम देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। तो हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर 2 0 π/4 अंडर रूट cos स्क्वायर 2x। स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। किस तरह, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर होता है 2।
तो जब हम 2 इंटू 1/2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए हम कहते थे अंडर रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। तो अंडर रूट 2 0 π/4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2x। इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। इस तरह मैंने क्यों लिखा ये मोड में, क्योंकि अब हम इस एंगल, जब भी एंगल की बात होती है ना, तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, आपने उसकी लिमिट्स भी देखनी है। अगर तो उस लिमिट के अंदर वो एंगल पॉजिटिव है तो इस मोड को हटा के आप जस्ट पॉजिटिव फंक्शन लिख दें। अगर इस लिमिट के अंदर ये एंगल वैल्यू नेगेटिव देता है तो आप मोड हटा के नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो ये मोड रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उसका पीरियड क्या है। यहाँ पे 0 से π/4 है, हमें पता है 0 से π/4 के अंदर हमेशा कोस का जो फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब पॉजिटिव होता है, तो हम मोड हटा के पॉजिटिव लिख देंगे। तो पॉजिटिव लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंडर 2, तो जब हम cos 2x को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, dx 0 से π/4। ये 0 से π/4 क्यों आया, इसकी पहली जो थी जस्टिफिकेशन वो थी इसके साइन के लिए, और सेकंड अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जहाँ जहाँ x होगा उसके अंदर वो वैल्यूज पुट करेंगे, जिस तरह हम डेफिनेट इंटीग्रल की करते हैं, ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना आए। अंडर 2, अब आपने देखना है cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है। हमें पता है cos की हमेशा इंटीग्रेशन होती है साइन में। अगर इसके साथ कोई एंगल आ जाए तो वो एंगल डिवाइड में आ जाता है, तो हम इसको करेंगे साइन 2x/2। अब c नहीं आएगा, c की जगह हम इसकी लोअर और अपर लिमिट को पुट करेंगे। अंडर 2 इंटू साइन 2 इंटू एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 2 π/4 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 हाफ, और जब हम साइन 2 0/2 करेंगे तो 2 इंटू 0 0 साइन 0 बाय समथिंग, तो 0/समथिंग 0 होता है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अंडर 2 इंटू हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर 2/2। यहाँ तक भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आपको फर्दर इसको थोड़ा सा लिखना है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2। अगर अंडर 2/2 हो तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। किस तरह, अंडर 2/2, अंडर 2, इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर 2, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 2 बन जाएगा, तो अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, ये आपका फाइनल आंसर होगा इस एग्जाम्पल का। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक आइडेंटिटी यूज़ किया है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसकी कुछ शेप इस तरह की थी, तो हम इस तरह की शेप बनाएंगे। आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और आप देखेंगे क्या इसके अंदर थीटा की जगह पुट करेंगे ये 4x बन जाए। जब वो बन जाएगा आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद कोई कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, अंडर रूट और स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। नेक्स्ट आप एंगल का लिमिट देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। यहाँ पे पॉजिटिव था, मैंने पॉजिटिव लिखा। इसकी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये थी एग्जाम्पल हमारे पास। नेक्स्ट हम करते हैं कोई एग्जाम्पल जिसके अंदर हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल 3x² माइनस 7x/3x + 2 dx। सबसे पहले तो आपने इसकी फॉर्म देखनी है, क्या ये फॉर्म प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब आपने देखना है कि क्या नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा या उसके इक्वल है। अगर तो ज़्यादा है या इक्वल है तो वो एक हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। इम्प्रॉपर फॉर्म को फ्रैक्शन की हमेशा हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना पड़ता है, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मुझे लगता है 9th-10th के अंदर करवाते थे क्वेश्चंस, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करवाया जाता है किस तरह रिड्यूस करते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म में। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं एक लेक्चर इस पे दे दूं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आपने बस ये देखना है क्या डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से
ज़्यादा या कम है। अगर तो यहाँ पे अगर नोट करें, नोमिनेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर में डिग्री है 1, तो नोमिनेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से बढ़ जाए या फिर उसके बराबर आ जाए, या यहाँ पे 1 होता है या 1 से ज़्यादा जो कि 2 लिखा हुआ है, तो ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो हम इस इम्प्रॉपर फॉर्म को पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन का यहाँ पे यूज़। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, इसे हम कहते हैं जो नोमिनेटर होता है डिविडेंड, और इसको डिनोमिनेटर में कहते हैं डिवाइज़र। तो हम डिविडेंड को अंदर रखते हैं और डिवाइज़र के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 3x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x², 2x -9x आ गया। अब फर्दर हम इसको कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, माइनस, क्योंकि हमने 3x को 9x बनाना है, तो हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x बनेगा, +2 इंटू -3 -6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहते होते हैं, कोशेंट। इसे हम कहते हैं कोशेंट, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, और इसको हम क्या कहेंगे, डिवाइज़र। तो जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए कि इसको हम फर्दर ना कर सकें इसके ऊपर डिवाइड, तो हम इसको रोक देते हैं। और लॉन्ग डिवीजन में इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र इक्वल टू डिविडेंड ओवर डिवाइज़र। तो हम लॉन्ग डिवीजन में इसको इस तरह लिखते हैं। तो जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, 3x² - 7x ओवर 3x + 2 विल बी इक्वल टू, कोशेंट क्या है हमारे पास, x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 6 और डिवाइज़र क्या है 3x + 2। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई इसकी जगह। तो हम इसकी जगह प्रॉपर फॉर्म एक लिख सकते हैं जो कि ये है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था, आपने सबसे पहले देखना है क्या ये प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। यहाँ पे नहीं था तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाया। किस तरह बनाया मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको इसकी समझ नहीं है कि मैंने कैसे इसको किया है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट इसी के ऊपर एक लेक्चर बना दूँ। अच्छा, जब हम इसको करेंगे तो हम इसकी जगह अब ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, 3x² - 7x ओवर 3x + 2 dx किसके, x - 3 + 6 ओवर 3x + 2 dx के। अब हम इसका इंटीग्रल सेपरेटली दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं अप्लाई। x - 3 dx प्लस 6 ओवर 3x + 2 dx। x - 3 dx की जब हम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² ओवर 2 - 3x। ये मैंने किस तरह लिख दिया डायरेक्ट, x - 3 है तो अगर हम इंटीग्रल x का करेंगे तो x की पावर है 1, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x की पावर n+1 ओवर n+1 वाला फॉर्मूला। 3 एक नॉर्मल सा नंबर है तो हम क्या कहेंगे, 3 को 3 अगर बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रल सिर्फ जस्ट dx का होगा। तो dx का इंटीग्रल का मतलब होता है 1 dx का इंटीग्रल, और 1 dx का इंटीग्रल मैंने आपको बताया x होता है, तो वो यहाँ पे x × 3 होगा तो -3x आ जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 6 यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसको मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल ओवर 3x + 2 dx। अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे dx ओवर समथिंग कोई फॉर्म है जो है 3x + 2, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो बनता है 3। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसके ऊपर हम इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे 3 अगर नहीं है तो हम यहाँ से 3 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ओवर 3x + 2 dx। तो 2 यहाँ पे बाहर रह गया, 2 × 3 6 ही होता है, तो मैंने इसको स्प्लिट करके 3 को अंदर ले गई क्योंकि मुझे 3 अंदर चाहिए।
अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे लॉग वाला, जो कि मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए थे। नीचे नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है log 3x + 2 + c। यहाँ पर बता देती हूँ, अगर नीचे फंक्शन हो और उसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा तो हम उसको log u + c के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया है, तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने 6 को किस तरह स्प्लिट किया है ताकि मुझे ऊपर इसका डेरिवेटिव फंक्शन का मिल जाए। जब डेरिवेटिव मिल गया तो मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको 3x + 2 × log 3x + 2 + c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ इतना सा मुश्किल काम था कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर ये देखना है, और आपने इसकी लॉन्ग डिवीजन करके इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगानी है। इसमें हम पहली जो एग्जांपल थी वो रिलेटेड थी स्क्वायर रूट से, जिसमें हमने स्क्वायर रूट को एलिमिनेट किया। सेकंड एग्जांपल जो मैंने करवाई है वो थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह रिड्यूस करते हैं और फिर उस पर इंटीग्रल लगाते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगी जो हमारी लास्ट एग्जांपल होगी। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को किस तरह सेपरेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह की फ्रैक्शंस होती हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो होती है वो यहाँ पे आके होती है। आपने नोट करना है कि ऊपर कितनी टर्म्स हैं और नीचे कितनी टर्म्स हैं। अगर तो अंडर रूट के अंदर है तो ये पूरी टर्म एक कंसीडर होगी, तो नीचे कितनी टर्म्स हैं 1, ऊपर कितनी टर्म्स हैं 3x एक टर्म है और 2 दूसरी टर्म है, ऊपर 2 टर्म्स है नीचे एक टर्म है। अगर नॉमिनेटर में टर्म्स ज़्यादा हों और डिनोमिनेटर में टर्म्स सिर्फ एक हो, मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर नॉमिनेटर में टर्म्स एक से ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर में जस्ट एक टर्म हो, तब हम उसके फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह? हम इसी फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 3x / √1 - x² dx प्लस ये वाला प्लस इंटीग्रल 2 / √1 - x² dx। इस फ्रैक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर नीचे 3x + 2 होता, ऊपर √1 - x² होता, तब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। हमेशा आपने याद रखना है, नॉमिनेटर में 1 से ज़्यादा टर्म्स हों, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो, तब भी हम फ्रैक्शंस को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होती तब हमने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी ही नहीं थी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब हम इसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे और एट द एंड दोनों के आंसर को मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉपर का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इंटीग्रल 1 का नेम दे देते हैं, इसको इंटीग्रल 2 का नेम दे देते हैं और इसको इक्वेशन ए बना देते हैं। अब हम पहले इंटीग्रल 1 को सॉल्व करेंगे। मेरे पास आ जाएगा 3x / √1 - x² dx। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कैसे आएगा। अगर आप नीचे देखें तो अगर मैं इसको कहूँ u 1 - x² u है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो की फर्स्ट एग्जांपल में किया था, सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफाई की थी। अगर मैं इसको लेट कर लूँ कि ये u है, u = 1 - x², तो du आ जाएगा 0 - 2x विच इज़ इक्वल टू -2x dx। तो हमारे पास जो du है वो -2x dx आया। अगर मैं इसको u लेट करती हूँ, मेरे पास ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर -2x dx नहीं है बल्कि x dx है। 3 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -2, तो मैं क्या करूँगी, 3 को बाहर ले लूँगी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे -2, तो अब -2 अगर मुझे चाहिए तो मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, डिवाइड भी कर सकती हूँ इस पूरे टर्म को। ये मैथ का रूल होता है, मैथ्स के अंदर अगर आपको एक चीज़ चाहिए तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ और डिवाइड भी करवा देती हूँ। -2 मुझे अंदर चाहिए तो मैं -2 को अंदर ले जाऊँगी, 3/2 बाहर रहेगा और -2x dx
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको अब देखूँ तो यहाँ पे मैं डी यू ओवर अंडर रूट यू लिख सकती हूँ। यहाँ पे 1 माइनस एक्स के यू के इक्वल है और माइनस 2x dx डी यू के इक्वल है। जब मैं इसको इस तरह लिखूँगी तो मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला? जब मैं इसको करूँगी तो कैसे आएगा, u की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो माइनस हाफ पे मैं लिख सकती हूँ u की पावर n+1 ओवर n+1 वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा u की पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस c। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 इंटू यू की पावर हाफ ओवर हाफ प्लस c -3/2 1/2 है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा u हाफ प्लस c। तो इसको आंसर आएगा -3 इंटू यू हाफ प्लस c -3 इंटू, अब हम u की सब्स्टिट्यूशन वापस से पुट करेंगे जो कि थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हाफ है तो मैं अंडर रूट लिख सकती हूँ। तो -3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास इंटीग्रल 1 का आंसर आएगा। इस फॉर्म का जस्ट हमने भी आंसर निकाला है, अभी हमने इसका नहीं निकाला। तो इसको मैं नंबर 1 इक्वेशन बना देती हूँ और मैं सेकेंड को अब सॉल्व करती हूँ। सॉल्व टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। 2 एज इट इज़। अगर हम इसको गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म बन रही है जिसका एक फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। कैसे? अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो 1 ही देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्या हो गया 1 और u क्या हो गया x। तो मैं यहाँ पे डी यू ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स इंटू यू। यू यहाँ पे क्या है x, a क्या है 1 प्लस c। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 साइन इनवर्स x प्लस c हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आया इसका आंसर। अब हम इन दोनों के आंसर को ऐड अप करते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। जब हम ए इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा फाइनल, इक्वल होगा -3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस c के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस इंटीग्रल के। मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं टोटल 6, प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में 3 उसमें 3 इसमें, और 6 एग्जांपल्स से मैंने आपको सिर्फ ये बताया किस तरह हम इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है और उसकी शक्ल से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने उसके अंदर क्या करना है, एलिमिनेट करना है स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, या फिर सेपरेट करना है फ्रैक्शन को, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करना है। तो मैंने सारी बता दी। इसी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस आप इसके एक्सरसाइज से कर सकते हैं। चैप्टर 8, 9, 10, 11 कैलकुलस 2 के आउटलाइन को कवर करते हैं थॉमस की बुक से। तो चैप्टर अगर आप 8 करेंगे तो 8.1 पूरी इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।